नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ चुनावी घमासान की रफ्तार भी बढ़ गई है। यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगी हैं। दरअसल बिहार में जाति जनगणना के बाद कई राज्यों की सरकारों ने जाति जनगणना पर पूरी तरह से फोकस किया है। तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हर रैली में जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना का हिसाब किताब चुनावी समीकरण को सेट करने के लिए जरूरी है? क्यों कांग्रेस जाति जनगणना कराने की रट लगा रही है? इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान है, राजनीतिक बयान है, एक बार उनको सुन लेते हैं। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव पास हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा ये है जो हम लागू करिए और सोच समझ लागू करिए। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ से कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है? जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जनगणना का। तो आपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुना, आपने राजनेताओं की सुना कि जाति जनगणना को लेकर वो क्या सोचते हैं। असल में जाति जनगणना को लेकर हमने एक सर्वे करवाया है और इसे लेकर जनता क्या सोचती है, एक बार ये सर्वे देखते हैं। सर्वे का पहला सवाल, क्या राहुल गांधी जाति जनगणना वाले दांव से कांग्रेस को चुनावों में फायदा मिलेगा? हाँ कहने वाले लोगों की राय 41.17%, ना कहने वाले लोगों की राय 51.96%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 6.87%। दूसरा सवाल सर्वे का, क्या बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पर चोट के लिए कांग्रेस ने जाति का मुद्दा उठाया है? हाँ कहने वाले लोगों की राय 51.47%, ना कहने वाले लोगों की राय 36.76%, कह नहीं सकते 11.77%। एक और सवाल, तीसरा सवाल, देश में जाति जनगणना का मुद्दा उठ रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? जाति जनगणना जरूरी है 26.96%, आरक्षण पर विवाद बढ़ेगा 9.80%, महज राजनीतिक हथकंडा है 30.39%, विकास योजनाओं में मदद मिलेगी 24.50%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 8.35%। इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि और भी सवाल हैं, उसके बाद हम उस पर आपको लेकर आएंगे। लेकिन देश के जानकार क्या मानते हैं, बुद्धिजीवी क्या मानते हैं, और अगर जाति जनगणना की मांग उठ रही है उस पर राजनीतिक पार्टियां अगर बहुत ज्यादा बयान दे रही हैं और अपने घोषणा पत्रों में भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं, तो आखिर क्यों कर चुकी हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसके पीछे कोई राजनीति है? चर्चा कर लेते हैं। अरविंद मोहन जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं। अरविंद जी, आपने तो इस पर काफी सारे लेख भी लिखे हैं, किताब भी लिखी है, लेकिन अचानक से
हालांकि इसके पहले भी इस तरह की चर्चा चलती रही है, विपक्षी पार्टियां उठाती रही हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कई राज्यों में इसकी मांग उठती रही है, लेकिन अचानक से इस मांग में तेजी आई है। और तेजी तब आई है जब इंडिया गठबंधन एक मंच पर आया। अब हालांकि कई सारे सवाल भी हमने उठाए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी धर्म के मुद्दे को उठा रही है, धर्म के मुद्दे पर पूरे देश को एक कर रही है, क्या इसलिए विपक्षी पार्टियों ने धर्म की काट करने के लिए जाति को उठाया है, जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया है? क्योंकि भारतीय राजनीति में जाति और जाति के ऊपर होने वाली राजनीति एक कटु सच्चाई है। दो चीजें हैं, जब बीजेपी इस तरह से खुल के हिंदुत्व का कार्ड या जनसंघ इस तरह से खुल के हिंदुत्व कार्ड नहीं खेल रहे, तब भी देश में जाति के सवाल पे पेरियार हों, बाबा साहेब अम्बेडकर, लोहिया हों, ये लोग इस मसले को उठाते रहे हैं। और जब से चुनाव हुए हैं और सोशलिस्ट पार्टी उसमें हिस्सेदार बनी, तब से 100 में 60 का नारा लेके वो ये बात उठाते रहे हैं जी। हिंदी पट्टी में तो इस मूवमेंट को ले आने का श्रेय समाजवादियों को ही। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले त्रिकोणीय लड़ाई होती थी, जिसमें जनसंघ एक तरफ और कांग्रेस और सोशलिस्ट, ये तीन खेमे दोनों जगह थे। धीरे धीरे इन दोनों जगहों पे ऐसा हुआ कि सोशलिस्ट खेमा गायब हो गया और वो कांग्रेस में आ गया या संघ में शामिल हो गया और फिर पॉलिटिक्स सीधी हो गई। तो अब देर से इन इलाकों में जाति का सवाल आ रहा है। उसकी कई वजह हैं, माने एक तो लीडरशिप और पॉलिटिकल मूवमेंट है, उससे भी ज़्यादा है कि इन दोनों राज्यों में, पुराने मध्य प्रदेश में जो अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो गया है, और राजस्थान में कोई मजबूत पिछड़ा जाति नहीं है। जैसे बिहार और यूपी में यादव वोट हैं और यादव हिम्मत होकर आई अच्छे से रूप में ही, लेकिन इन प्रदेशों में मिडिल कास्ट का कोई लीडरशिप डेवलप नहीं, दलितों का कोई आंदोलन अंत से नहीं बना जाए कि दलितों की आबादी मध्य प्रदेश में 20-21% पर ही। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये चीज़ें जोर नहीं पकड़ रही। लेकिन डेमोक्रेसी होने के बाद हर वोट कीमती हो जाता है और बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि राजस्थान में रजवाड़ों की पॉलिटिक्स धीरे धीरे हाशिए पर चली गई और पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स की जगह बढ़ती गई। मध्य प्रदेश में भी रजवाड़े छोटे बड़े मिला के बहुत सारे हैं और पहले के विधानसभाओं की गिनती आप देखेंगे तो 70% तक रजवाड़ों के लोग थी जी। इवन रिजर्व सीटों पे भी वो अपने लोग खड़े करते थे और जीतवाते जी। अब धीरे धीरे वो सीन बदल रहा है और बाय डिफॉल्ट ही बीजेपी में आप देखिए उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो जिस पार्टी को इससे मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ की लड़ाई में भी बघेल और एक पुराने राजा की लड़ाई थी जिसमें बघेल आगे आए और बघेल अब राजस्थान में भी कांग्रेस ने, हालांकि रजवाड़ों में नहीं थी कभी ज़्यादा मजबूत की तुलना में, बीजेपी वहाँ रजवाड़े ब्राह्मण बनिया इन तीनों की पॉलिटिक्स बीजेपी की होती रही है। तो अब अचानक लग रहा है कि पोलराइजेशन रास्ता धीरे धीरे होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो अभी भी करीब 150 छोटी जातियां हैं, ओबीसी जो इनको हम कहते हैं 1.5%। और लेकिन अरविंद जी भले ही तमाम कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं, बीजेपी कहती नहीं है, बीजेपी जताने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन बीजेपी में भी कई दशक से देख रहे हैं कि जातियों का समीकरण, जातियों के हिसाब से, जातियों के इर्द गिर्द ही वहां की राजनीति तय होती है, खासकर 2014 के बाद से। उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, भले ही उन्होंने तमाम सारे चेहरे रखे हों, लेकिन छोटी छोटी जातियों को जोड़कर कैसे, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर मायावती एक बड़े वोट बैंक को लेती हैं, जाटा वोट बैंक को लेती हैं, तो वहां पर उसके अलावा किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे जातियों को इकट्ठा किया और उसको अलग किया। अगर यादव एक बड़ा वोट बैंक है तो यादवों के अलावा बीजेपी ने कैसे यह बताया कि सारा फायदा पिछड़े वर्ग का यादव ले जाते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। तो बीजेपी भी उस पर काम कर रही है। और अगर बात करें महत्व देने की, तो मध्य प्रदेश में जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं 19 साल में, उमा भारती भी पिछड़े वर्ग से थी, बाबूलाल गौर भी पिछड़े वर्ग से थे, शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़े से वर्ग से हैं। तो इसमें
आवाज जिस तरीके से उठाई जा रही है, जनगणना की बात जिस तरीके से की जा रही है, कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा क्या? ये सवाल मेरा। देखिए, ये असल में बीजेपी के अंदर एक सोशल इंजीनियरिंग की बात मंडल के समय से ही चल रही है जी। और इसके मुख्य जो रणनीतिकार थे गोविंदाचार्य, उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बयान के चलते, कंट्रोवर्शियल बयान के चलते पार्टी से निकाल बाहर किया और पूरी पार्टी और संघ में किसी की हिम्मत आज तक नहीं हुई है कि गोविंदाचार्य की वापसी करा जी। लेकिन इससे रुका नहीं मामला। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के अंदर भी चलता ही रहा और नरेंद्र मोदी का आना उस सोशल इंजीनियरिंग का एक बड़ा मजबूत प्रोडक्ट है कि उससे ये उभर। बिहार में भी आप देखेंगे तो यादवों में भी पार्टी ने ईबीसी जो अति पिछड़ी जातियां, उनमें तो खूब ही कोशिश पार्टी ने की है और उसमें अपना बेस बनाने की तैयारी की है। तो एक पॉलिटिक्स वहाँ होती रही है, ऐसा नहीं है कि वो बंद हुई। और संघ का भी स्टैंड बदल गया है इस बीच लगातार। आप देखिए बिहार चुनाव के समय संघ प्रमुख का बयान आया जो नुकसानदेह हुआ, उसके बाद चीजें बदली। लेकिन अचानक जातीय जनगणना पे जो पार्टी स्टैंड लेने लगी है, खासतौर से नरेंद्र मोदी, उनके बयान के बाद जो चीजें बदली हैं, उससे लग रहा है कि बीजेपी अपने इस किए कराए पे पानी फेरेगी। जो अति पिछड़ों का बेस है वहाँ, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो पोलराइजेशन हुआ है, वो इवन तेलंगाना का मैं कह रहा हूँ, तेलंगाना में भी पार्टी मजबूती से इधर लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अब अचानक लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव पास आया है तो कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला हो गया। बीजेपी उसमें कहीं किनारे हो गया, क्योंकि बड़ा कोई सोशल ग्रुप कभी बीजेपी के साथ अपने को आइडेंटिफाई नहीं करता और वहाँ जो एक तरह से उनके लिए बी टीम का काम करती है ओवैसी की पार्टी, वो अपने पॉकेट भर में मजबूत है और बाकी पोलराइजेशन तो वहाँ होता दिखाई नहीं दे रहा जी। तो बीजेपी की सीमा ये हो गई है आपके तारीख में कि डेवलपमेंट के सारे काम करने और नरेंद्र मोदी का चेहरा होने के बावजूद जो सोशल ग्रुपिंग्स हैं उनमें से लीडर निकल के नहीं आ रहे हैं या लीडरों का सम्मान पार्टी में नहीं रहा। बड़ी ये इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे वो करूंगा, लेकिन उसके पहले शफीकुर रहमान और तेज प्रताप क्या कहते हैं इस मसले पर, उनका एक बयान सुन लेते हैं। जाति जनगणना भाई हम तो इसके फेवर में हैं, हमारी पार्टी भी इस फेवर में है। अखिलेश यादव जी का बयान आ गया है तो जाति गणना होनी भी चाहिए कि चूँकि इसमें ये पता नहीं चल रहा है इन हालात में कि भाई जो जितने भी कमज़ोर दबे कुचले लोग हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो दबे जब ये जनगणना से पिक्चर साफ हो जाएगी कि किसका कितना वोट है, किस पोजीशन में है, तो इससे फ़ायदा पहुंचेगा ओबीसी के लोगों को और मुसलमानों को भी और लोगों को भी और उसमें ही क्या नाम है यादवों को भी और छोटी बरादरी के जो भी लोग हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। होता है कोई भी आंदोलन होता है देश भर में तो बिहार से ही शुरुआत होता है। तो बिहार से महागठबंधन बना, बिहार से हम लोग जनगणना को जीतने का काम किया, बिहार से हर एक आंदोलन का शुरुआत होता है। तो हर एक राज्य में होना चाहिए, हर एक राज्य में जिनकी संख्या रहेगी उसी का हिस्सेदारी या भागीदारी रहेगा। मोदी जो हमने सर्वे किया था उसके कुछ सवाल रह गए, एक बार वो सवाल ले लेते हैं, फिर चर्चा अरविंद जी से हम जारी करेंगे। एक और सवाल है चौथे नंबर का, क्या चुनाव में वोट देते वक्त आप क्या फैसला लेते हैं? जाति को ध्यान में रखकर 1.47%, धर्म को ध्यान में रखकर 2.45%, पार्टी को ध्यान में रखकर 19.60%, उम्मीदवार को ध्यान में रखकर 69.60% और कह नहीं सकते 6.88%। एक और सवाल है, अगर जातीय जनगणना होती है तो इसका फायदा किस दल को सबसे ज्यादा होगा? बीजेपी 31.50%, कांग्रेस 30.88%, क्षेत्रीय पार्टियां 17.15%, कह नहीं सकते 20.47%। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं।
प्रोफेसर रविकांत दलित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, दलित चिंतक हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, यहाँ जो सर्वे है उसमें जो कई सारे सवाल हैं, उन सवालों में बीजेपी को 31.50% का फायदा दिखाया जा रहा है, कांग्रेस को 30.88% का फायदा दिखाया जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टियों को 17.15% का फायदा दिखा रहा है। जबकि अगर जाति जनगणना होती है तो अपने अपने राज्यों में जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, उनके लीडर्स होते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा होता है। क्या कहना है? देखिए, जिनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से जातियों वाली ही है और अपने छोटे ग्रुप का वो तो ले रहे हैं और अच्छे से पोलराइज किया उन लोगों ने, और इसीलिए उसी बल पे वो बार्गेन करते हैं। वो नरेंद्र मोदी से भी बार्गेन करेंगे और राहुल गांधी से भी करेंगे और बड़े मजे से करेंगे। राजभरों की पार्टी का आप देखिए, मतलबों की पार्टी का देखिए, सबने अच्छे से अपने को पोलराइज किया है और वो बार्गेन कर ले रहे हैं। असल में ऊपर की पॉलिटिक्स में जो ऊंची ऊंची बातें बोली जाती है, उनमें कम्युनलिज्म और जाति आज की तारीख में इतनी बदनाम पदौली है, ये टर्म हो गए हैं कि खुले में कोई कबूल नहीं करना चाहता। आप एकदम सांप्रदायिक संगठन से पूछिए कि आप सांप्रदायिक हैं, तो वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि हम तो समाज का, फलान समाज का। वो अपने को संप्रदाय नहीं बताए। तो सर्वे में भी ये सब जो फैक्ट हैं ये निकल के आते नहीं, लेकिन वोट के समय बहुत साफ दिखाई देता है। जैसे कैंडिडेट, हम अपने सर्वे में ही देखिए आप जी, कैंडिडेट देख के वोट देते हैं, ये 70% से ऊपर लोगों ने कहा। जी जी। अब कैंडिडेट में कौन सी काबिलियत देखते हैं? कैंडिडेट की एक काबिलियत तो ये है कि उसका परफॉर्मेंस, और वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि 50% कैंडिडेट हार जाते हैं, जीते हुए लोग हर बार वो बदलाव। इसका मतलब कि उनकी वर्किंग हमारे वोटर जज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जज करते। तो वो डेमोक्रेसी का बहुत स्वस्थ लगता है। लेकिन ये जो 71% आ रहा है अपने सर्वे में, ये यही बताता है कि जिन चीजों पे वो और गौर करते हैं उनमें जाति भी है, उनमें संप्रदाय भी है, और एकदम आखिरी मोमेंट तक संप्रदाय का पोलराइजेशन तो एकदम आखिरी मोमेंट तक, जाति का पोलराइजेशन उस लेवल पे नहीं होता है। इसीलिए ये बात मानी जाती है कि कास्ट का और कम्युनल डिस्कोर्स एक दूसरे को काटते हैं। तो अगर कास्ट का डिस्कोर्स इस बार ऊपर आने लगा है अचानक चुनाव के समय, तो ये बीजेपी के लिए एक तरह से वार्निंग है, एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे पॉसिबल है कि वो जो डिस्कोर्स बनाए हुए हैं इस चुनाव के लिए कि मोदी जी हैं, डेवलपमेंट है, हिंदू है, राष्ट्र है, ये सब जो डिस्कोर्स उसके पॉइंट हैं, इसमें एक उसका मेजर पॉइंट कट रहा है जाति। तो बीजेपी के लिए ये चिंता की बात चाहिए। और फिर जो बीजेपी के लीडरशिप अभी अचानक रिएक्ट करने लगी है जिस तरह से, वो ये बताता है कि असर उन पे हो रहा है, सही डायरेक्शन में उसका इलाज वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिहार के बीजेपी ने कास्ट सेंसस के सवाल पे सपोर्ट किया सरकार को, उसको लगा कि इस सवाल पे अगर हम उल्टा लाइन लेंगे तो एक हाशिए पर आ जाएंगे। लेकिन अब जो राष्ट्रीय लीडरशिप पोजीशन ले रहा है, उससे मुझे लगता है कि बिहार में भी नुकसान हो गया, हो चुका होगा, और चुनाव वाले राज्यों में तो होगा ही। वो एक नजर आएगी चुनाव वाले राज्यों में। अरविंद जी, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर में भी मैंने पढ़ा था जिसमें जिक्र इस बात का था कि बीजेपी के जो तमाम राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं या वहां पर संगठन खड़ा करना है, उनको अपने क्षेत्रीय नेताओं पर, रीजनल लीडर पर भरोसा करना चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय लीडरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा या डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि आपने जिक्र किया, तेलंगाना में अचानक देखते देखते टीआरएस के सामने कांग्रेस खड़ी हो गई है। अब ऐसी स्थिति दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी ठीक बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत टक्कर देने की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर चुनाव अपने रीजनल लीडर के भरोसे लड़ रही है और बीजेपी यहां पर चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। वो कोशिश कर रही है कि रीजनल लीडर्स को थोड़ा साइड किया जाए। यह कितना अलार्मिंग है और इससे फायदा और नुकसान क्या? देखिए, असल में ये गणित लगा के किया जा रहा है। बीजेपी ने कोई बचपने में नहीं किया है और ये किसी जिद में भी नहीं कर रहे हैं।
उनका अपना हिसाब है और उस हिसाब से उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में उनके लिए सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी ताकत। तो इसलिए वो या फिर राज्य सरकारों का काम या राज्य की पार्टी का जो काम है वो शायद मुकाबले में जीत दिलाने की स्थिति में नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार का काम, राजस्थान में संगठन का काम, या उससे भी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में संगठन का काम, तो उसको लग रहा है कि इस तुलना में नरेंद्र मोदी के चेहरे को अगर सामने ले आएंगे और चर्चा का विषय भी बदलेंगे, राज्य का परफॉर्मेंस की जगह हम कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक करेंगे। और फिर एक जमाने में सोनिया गांधी और अटल बिहारी की लड़ाई में बहुत साफ लगता था कि सोनिया का चेहरा हल्का है अटल बिहारी की वाजपेयी के प्रति। लेकिन सोनिया गांधी ने इशूज उठा के, किसानों के सुसाइड का इशू, उस तरह के इशूज उठा के और प्रॉपर गठबंधन बना के बढ़िया ढंग से अलायंस करके अटल बिहारी वाजपेयी को भी परास्त कर दिया। लोगों का मूड था और इशू ढंग से उठाए, तो जिस समय असंभव लग रहा था अटल बिहारी, और उन्होंने बल्कि इतना आत्मविश्वास उनको था कि वक्त से पहले चुनाव करा लिया। इसके बावजूद उनकी हार हो गई और सोनिया गांधी ने अलायंस बनाया बढ़िया से और सरकार अच्छी चली। यूपी के 1 तो बहुत ही बढ़िया चला। तो इसलिए ये कहना कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई खड़ा होगा नहीं होगा, ये भी एक मिथ हो सकता है, रिजल्ट बताए। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास जो एसेट है उसमें सबसे बड़ा एसेट नरेंद्र मोदी ही हैं, और संगठन की क्षमता जो उनके पीछे खड़ी दिखाई देती है वो अमित शाह की। तो ये दोनों ही अगर ये तय करते हैं कि हमको अपने, जैसे मान लीजिए वसुंधरा के लिए हम कह सकते हैं कि वसुंधरा का चेहरा अशोक गहलोत से कमजोर नहीं है या उसके मुकाबले का है, और राजस्थान में इस बार बात तो उनको वसुंधरा से दिक्कत है। अकेले उसी जगह ये दिक्कत दिखाई दे रही है कि जो पर्सनालिटी का क्लैश कहिए या रीजनल लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करने का। एक जमाने में कांग्रेस ये करती थी, इंदिरा गांधी के लिए ये कहा जाता था कि जैसे ही कोई क्षेत्रीय नेता की जड़ें यहाँ वहाँ दिखाई देने लगती थी तो वो उसको उखाड़ के देखती थी कि जड़ तो नहीं फैलने लगा जी। तो ये वही सीन इनका भी है। तो ये अब ये स्ट्रेटजी फेल होती है, पास होती है, रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये गलती से नहीं हुआ, ये सोच समझ के हो रहा है, और इसमें बीजेपी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करती है। सबसे उसकी ताकत है, सबसे उसका मजबूत पक्ष है, तो उसी को सामने करके चुनाव लड़ने की। क्योंकि हमने देखा 2018 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए, वहां पर सभी जगह कांग्रेस की सरकार बन गई, और ठीक 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को सीट नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश में 29 में से 1 मिली, छत्तीसगढ़ में 11 में से सिर्फ 2 मिली, और राजस्थान में तो आपको कोई सीट ही नहीं मिली। मतलब वहां पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। तो शायद यह भी हो सकता है कि राज्य के लोग सोचते हैं कि भाई हमें अपना नेता चाहिए, इसलिए हम अपने हिसाब से चीजों को तय करें, और जहां देश की बात आती है तो उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। वही कह रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी उनके लिए सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ी ताकत है। तो उनको जब अपने रीजनल लीडर्स पे उस तरह का भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है पार्टी पे, और तो वो अपने सबसे बड़े स्टार को सामने करके चुनाव लड़े, स्थिति में कोई हर्ज नहीं है। अब यही है कि ये बार बार चलता है कि नहीं चलता। एक जमाने तक इंदिरा जी के नाम पे चुनाव जीते जाते थे, राज्यों के भी और वहाँ के भी। नरेंद्र मोदी ने भी ये साबित करके अभी दिया है कि उनके नाम पे चुनाव होते हैं और उनको जीतवा ले आते हैं बड़े मजे से। कैसे कैसे कैंडिडेट जीते हैं ये सब हम लोगों ने देखा जी। कहाँ से उड़ के कोई कैंडिडेट किसी जगह पहुँच गया, खुद पार्टी ने यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा दिया, और वो कैंडिडेट रो रहा है कि वो तो मेरे लिए नई कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ तो मैं कैसे जाऊँगा, नहीं जा सकता। आखिर में गया और बड़े मजे से जीत के आ गया, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट है, जीत के आ गया। तो ये भरोसा पार्टी को अगर अपने लीडर पे है तो ये भी छोटी बात नहीं है, और ये एक ताकत है जिस पे गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या बार बार चल पाएगा। गुजरात में तो हमने देखा कि पूरी सरकार ही बदल ली उन्होंने बड़े मजे से, और ज्यादा मेजॉरिटी जीत के आ गए, जबकि इतने दिन से वहाँ बीजेपी का राज है। इसी समय वहाँ बहुत ज्यादा होना चाहिए।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद जी आपका। आपने विस्तार से ये समझाने की कोशिश की कि आखिर जाति जनगणना का असर किस तरीके से और किस तरह से भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला है। शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के पहले और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसके ठीक पहले ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि अगर ये जमीन पर जाकर असर करता है तो वाकई बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम नजर आएंगे। शुक्रिया करेंगे अरविंद जी का। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर राहुल गांधी ने आज राज्य के शहडोल के ब्यौरी में जनसभा को संबोधित किया है। शहडोल में राहुल का दौरा विंध्य की 30 और महाकौशल की 34 सीटों को ध्यान में रखकर दिया गया है। उनकी सभा के लिए 19 एकड़ के मैदान पर 1 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल भी लगाया गया था। यहां इन्होंने आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रखकर लुभावने वादे भी किए और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। किस तरह, खुद देखिए। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों का मतलब है इनका जमीन, जल और जंगल पर सबसे पहले अधिकार है, लेकिन बीजेपी के वनवासी का मतलब है वन में रहने वाला जिनका जमीन पर कोई हक नहीं है। राहुल गांधी ने इसके आगे भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा, सुनिए। शब्द का मतलब, जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब ये कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी, मतलब आपका जमीन पे हक नहीं बनता, आप तो जंगल में रहते हो। इन सब के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने 4-5 वादे किए हैं। कौन कौन से वादे हैं? राज्य की हर महिला के बैंक में, उनके खाते में 1500 रुपए डाले जाएंगे। दूसरा वादा है गैस सिलेंडर पर 500 रुपए में मिलेगा आपको, यानी कि भले ही वो महंगा हो लेकिन सरकार आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, वो सब्सिडी देगी। तीसरा वादा क्या है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। और चौथा वादा है तेंदुपत्ता श्रमिकों की मजदूरी 4000 रुपए होगी। और जो बिजली को देने की बात की जा रही है, आपका बिल भी हाफ किया जाएगा। और किसान कर्ज माफी पहले से ही है, जिसकी बात वो कह सकें। पुरानी पेंशन भी पहले से है। तमाम सारी घोषणाएं कांग्रेस कर चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है। वो बयान का है, राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर भी करारा हमला किया है। और करारा हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस एक लेबोरेटरी है। बीजेपी की लेबोरेटरी गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी ने लेबोरेटरी का जिक्र करते हुए और क्या कहा, वो सुनिए। वही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटक में किया, या हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें पहली बार
पहली बात आपके लिए 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा, 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है, बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी।